नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। दूसरे देशों में 30-30, 40-40 साल बाद भी हेट क्राइम, आतंकवाद, मानवता के खिलाफ अपराध के केस खोले जाते हैं, दोषियों को सजा दी जाती है। लेकिन भारत में कश्मीर ऐसी जगह है जहां 42 कत्ल करने वाला आतंकवादी 27 साल बाद भी सजा से आजाद। यही अपराधी खूंखार आतंकवादी से अलगाववादियों का नेता बनकर नेतागिरी करता है, लेकिन उसके खिलाफ केस कहां गायब हो गए ये किसी को पता ही नहीं चलता। आज खबरदार में हम सबसे पहले फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे को लेकर लचर सिस्टम का विश्लेषण करेंगे। जो बिट्टा कराटे 1990 के दौर में कश्मीरी पंडितों का सबसे खूंखार कातिल रहा है। बिट्टा कराटे पर यह बात हमेशा दबी रहती है कि कश्मीरी पंडितों का निर्मम नरसंहार करने के बाद भी उसे किए की सजा नहीं मिली। अगर आज तक ने कश्मीर के अलगाववादी नेताओं का असली चेहरा दिखाने वाला स्टिंग ऑपरेशन न किया होता, जिसमें नईम खान, बिट्टा कराटे और जावेद बाबा जैसे गिलानी, यासीन मलिक और मीरवाइज उमर के गैंग के लोगों ने कैमरे पर यह कबूला था कि हर अलगाववादी को कश्मीर में हिंसा फैलाने का पैसा हवाला के जरिए पाकिस्तान से और हाफिज सईद से भी आता रहा है। पाकिस्तानी पैसे से ही ये कश्मीर में स्कूल जलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं। एनआईए पिछले एक हफ्ते से आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर श्रीनगर में पूछताछ कर रही है। नईम खान के बाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का नेता बिट्टा कराटे से भी आज एनआईए की टीम ने पूछताछ की। लेकिन बिट्टा कराटे को लेकर बड़ा सवाल यही है कि कश्मीरी पंडितों का कत्ल करके खुद कैमरे पर कबूलने वाला बिट्टा कराटे के केस क्यों दबा दिए गए? क्यों आज तक बिट्टा कराटे को उसके गुनाहों की सजा सिस्टम नहीं दिला पाया? अगर ऐसे गुनाह करके भी अपराधी आजाद रहे तो फिर दुनिया में कश्मीर जैसी आजादी कहां है? अच्छा, आपने कितने लोगों की जानें ली? मुझे याद नहीं कितने लोग मारे। यानी आपने इतने सारे लोग मार डाले कि आपको ये भी नहीं याद कि आपने कितने लोग मार डाले? 10-12 हमारे होंगे। 10-12 की 20? अब 20 ही मारे। क्या सजा होगी आपकी? जो देंगे वो भी मंजूर है। क्या लगता है आपको, क्या सजा होगी आपकी? हो सकता है उम्र कैद हो जाए, हो सकता है फांसी भी हो सकती है। फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, जो 1990 में अपने गुनाहों के लिए खुद को फांसी की सजा के काबिल बता रहा था, 27 साल बाद भी कैसे सीना तान कर अलगाववादियों का नेता बनकर आजाद घूम रहा है, ये खुद ही देख लीजिए। आप मान रहे कि आपने सारे गुनाह किए हैं? देखिए मेरे भाई, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। आप मान रहे हैं कि आपने मासूमों का कत्ल किया है? आप अपने कानून पर उंगली उठा रहे हैं। मैंने किसी को नहीं मारा। हमारे देश का कानून आपको छोड़, सजा तो आपके खिलाफ जांच चल रही है। आप मान रहे हैं कि आपने मासूमों का कत्ल किया है? क्यों जवाब नहीं दे रहे, क्यों इंटरव्यू नहीं दे रहे? मेरे भाई, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। डोंट यू थिंक बिट्टा कराटे? आई डिड नॉट किल एनीबॉडी। यू एक्सेप्टेड, यू आर द योर कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट हैज एक्यूज्ड मी फ्रॉम ऑल चार्जेस। कश्मीरी पंडितों का कातिल बिट्टा कराटे आज भी आजाद क्यों है, ये सवाल सरकार और सिस्टम से पूछे जाने चाहिए, क्योंकि ये सवाल भी दबा रहता अगर आज तक ने बिट्टा कराटे का स्टिंग ऑपरेशन ना किया होता, जिसमें वो 70 करोड़ लेकर पूरे कश्मीर में 6 महीने तक आग लगा देने की डील कर रहा था। आप जो 70 करोड़ बता रहे हैं, ये तो अपना बता रहे हैं ना, जो आप लेंगे अनरेस्ट के लिए, ये तो अपना बता रहे हैं ना। ठीक, कितने दिन? आप कितना देखना चाहते हैं? वो तो चाह रहे हैं कि 1 साल से हम 6 महीने से ज्यादा कर सकते हैं। 70 करोड़ में। ये है उनका असली चेहरा, जो खुद को कश्मीरियों की आवाज बताते हैं, लेकिन कश्मीर में अलगाववाद के नाम पर आग लगाने की सीक्रेट डील करते हैं, पाकिस्तान के पैसे से अपनी जेबें भरते हैं, कश्मीर में हिंसा फैलाने की दलाली करते हैं। You have accepted on India Today camera that you take fund from Pakistan. Do you think I did not take single penny? If anyone, You are here to burn school. You destroy the kids. You destroy the valley. I am against burning schools. You kill the innocent lives here in Kashmir. You kill the Kashmiri Pandits. I did not. So the case is reopened. You accepted on camera that you kill Kashmiri Pandits. I did not kill single Kashmiri. इसमें बिट्टा कराटे का केस तो बहुत बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि ये वो चेहरा है जो 1990 में कश्मीर में पंडितों के नरसंहार का सबसे खूनी चेहरा रहा है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का एक गुट का नेता बिट्टा कराटे सबसे खूंखार आतंकवादी रहा है, जो खुद को फांसी की सजा मिलना तय मान रहा था। क्या सजा होगी आपकी? जो देंगे वो भी मंजूर है। क्या लगता है आपको, क्या सजा होगी आपकी? हो सकता है उम्र कैद हो जाए, हो सकता है फांसी भी हो सकती है। पॉसिबिलिटी क्या है? मेरे दिमाग से फांसी हो सकती है। आपको कबूल है फांसी? जी कबूल है। लेकिन कहां फांसी, कहां उम्र कैद, कहां कोई सजा? यही तो आतंकवादियों और अलगाववादियों का कश्मीर में कानून से आजादी का हाल है।
यही तो कश्मीर के वो आतंकी चेहरे चाहते हैं जिनके हाथ निर्दोष कश्मीरी पंडितों के खून से रंगे, जो कश्मीर में आतंक और हिंसा के असली गुनहगार हैं। चाहे वो यासीन मलिक हो, चाहे वो बिट्टा कराटे हो, चाहे वो जावेद मीर हो, चाहे वो और भी ऐसे कई नाम हो, हम मानते हैं कि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के जो कंपल्शन थे उनके कारण इनको जेल से बाहर आने दिया गया। ये एक प्रकार से हेट क्राइम भी है और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। लेकिन जो ये चुन चुन कर मारना और उस पर फिर केस नहीं चलने देना, मैं बड़ा हैरान हूं। बिट्टा कराटे हो या यासीन मलिक, ये सब कश्मीर में आतंक के खूनी चेहरे रहे, लेकिन आज ये पाकिस्तान के पैसे पर अलगाववाद की दुकानें खोलकर और नेता बनकर बैठ गए। ये अलगाववादी नहीं, आतंकवादी हैं। कैसे बिट्टा कराटे जैसों को उनके किए की सजा नहीं देने दी गई? पाकिस्तान जैसा देश, बांग्लादेश जैसा देश, जहां पर पिछले 30 और 40 साल के हेट क्राइम्स में और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के जितने भी लोग हैं उन पर आज भी मुकदमे चलते हैं और सेंटेंसेस होती हैं और लोगों को फांसियां दी जाती हैं। भारत में किस प्रकार से ये ऐसे लोगों को ना केवल जेल से बाहर आने दिया, बेल पे आने दिया, बल्कि उनके केसेस भी समाप्त हो गए। अगर बिट्टा कराटे जैसे आतंकवादियों के हर केस खत्म हो सकते हैं, 27 साल गुजर जाते हैं, उसके जैसों को किए की सजा नहीं मिलती, अगर इन्हें सजा नहीं दे सकते तो दूसरे आतंकवादियों को भी खुला छोड़ दो। फिर वो लोग किससे न्याय मांगे जिनके बेटों को बिट्टा कराटे ने बेरहमी से हत्या की? ये रेयर सब रेयर केसेस में से आता है। कहीं भी ऐसा केस है जिस यहाँ इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होगी, इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में, जिसने 20 से 40 कत्ल किए हैं और वह फ्री घूम रहा होगा। हम कश्मीरी पंडित सतीश टिक्कू के परिवार तक पहुंचे, जिस सतीश टिक्कू को बिट्टा कराटे ने 2 फरवरी 1990 को पहला निशाना बनाया था। हम पुराने श्रीनगर के हब्बा कदल के काराफली मोहल्ले में सतीश टिक्कू के घर तक भी पहुंचे। आसपास के कश्मीरी पंडितों के घर आज भी तबाह हैं। उनके घर कब्जा कर लिए गए, बर्बादियों की निशानी पड़ी, लेकिन इसके गुनहगार आजाद हैं। सवाल है क्यों? ये 2006 की तस्वीर है, जब 20 कश्मीरी पंडितों का कातिल और आतंकवादी बिट्टा कराटे 18 साल की हिरासत के बाद छोड़ दिया गया। उसका किसी हीरो की तरह स्वागत हो रहा था। कातिल को हीरो बनाकर जश्न मनाया जा रहा था। वो JKLF का नेता बना दिया गया, अलगाववादी नेताओं में बड़ा चेहरा बन गया। ऐसी आजादी दुनिया में कहां होगी? इस सवाल का जवाब कोई देगा? श्रीनगर से कमलजीत संधू, अनिंदो बनर्जी और आशुतोष के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। आप अपने कानून पर उंगली उठा रही हैं। आज बिट्टा कराटे जैसे आतंकवादियों को नेतागिरी करते हुए देखकर उन कश्मीरी पंडितों के परिवारों पर क्या बीतती होगी जिनके अपनों को बिट्टा कराटे जैसे आतंकियों ने कश्मीर में उनके घरों से घसीट कर उनके अपनों के सामने ही उनकी हत्या कर दी थी। इन परिवारों को कश्मीर में अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। हम आपको बिट्टा कराटे का आतंकी इतिहास बताते हैं। बिट्टा कराटे को BSF ने 22 जून 1990 को श्रीनगर से पकड़ा। बिट्टा कराटे उन पहले आतंकियों में था जो POK में ट्रेनिंग करके आया था। बिट्टा कराटे कश्मीर में कम से कम 42 लोगों की हत्या का आरोपी है, जिसमें कश्मीरी पंडितों की हत्या से लेकर सुरक्षा बलों पर हमलों के केस शामिल हैं। बिट्टा कराटे पर आतंकवाद से जुड़े 19 मामले चल रहे हैं, लेकिन 3 केस को छोड़कर दूसरे सभी केस कहां दब गए किसी को पता नहीं चला। 23 अक्टूबर 2006 को बिट्टा कराटे 16 साल हिरासत में रहने के बाद बेल पर छूट गया। बिट्टा कराटे जम्मू, कठुआ, जोधपुर और आगरा जेल में रहा। टाडा कोर्ट के जज से यह कहते हुए जमानत मिली कि सरकारी पक्ष केस में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। 2006 के बाद से बिट्टा कराटे आराम से रह रहा है, नेतागिरी कर रहा है, कश्मीर में हिंसा फैलाने और आग लगाने के उन ठेकेदारों में शामिल है जिनको आज तक के स्टिंग ऑपरेशन हुर्रियत ने बेनकाब किया था। टेरर फंडिंग के जरिए ऐसे लोग अपनी जेब भर रहे हैं और कश्मीर को जला रहे हैं। कितने शर्म की बात है कि ऐसे खूनी चेहरे और आतंकी चेहरे खुद को कश्मीर की असली आवाज बताते हैं, कश्मीर में अलगाववाद के नाम पर नेतागिरी करते हैं और ऐसा करके वो अपने गुनाहों की सजा से बच जाते हैं। क्या कश्मीर में इसी की आजादी या अलगाववादी चाहते हैं? ऐसे चेहरे किसी की विश्वसनीय आवाज कैसे हो सकते हैं और किस मुंह से वो कश्मीर की बात करते हैं जब वो कैमरे पर खुद कबूलते हैं कि कश्मीर को जलाने के लिए हाफिज सईद और पाकिस्तान से पैसा मिलता है? सवाल कश्मीरी अलगाववादियों के हमदर्दों से भी है, जिनमें कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर का भी नाम शामिल है।
मणिशंकर अय्यर और उनकी टीम श्रीनगर में उन अलगाववादी नेताओं से मिली जिनके बारे में आज तक ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया था कि किस तरह से इनकी टीम को पाकिस्तान और हाफिज सईद से कश्मीर में हिंसा फैलाने के पैसे मिलते हैं। अच्छा है कि मणिशंकर अय्यर और उनकी टीम अलगाववादियों से मिली। इससे भी अच्छा होता कि लगे हाथ आज तक स्टिंग ऑपरेशन से हुए खुलासे के बारे में भी पूछ लेते, क्योंकि एनआईए की टीम अलगाववादियों की गैंग से टेरर फंडिंग पर पूरा हिसाब किताब पूछ रही है। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर जब श्रीनगर में अलगाववादी नेताओं से मिलने के लिए गए थे तो ये भी पूछ लेते कि कश्मीर में आग लगाने के लिए पाकिस्तान से आ रहे अलगाववादियों के लिए पैसे का हिसाब किताब क्या है, जो हिसाब किताब आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के बाद पिछले हफ्ते भर से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए कश्मीर में हुर्रियत गैंग के 3 चेहरों से पूछ रही है। You are saying you take fund from Pakistan. You saying it's indigenous movement. If you are taking fund from Pakistan, how it is indigenous movement? This is indigenous. You are not. You are cheaters. You take fund from Pakistan, how it is indigenous movement, sir? Who are you? I am not answerable to you. Who are you? पाकिस्तान और हाफिज सईद से अलगाववादियों को पैसा पहुंचाने के बाद कबूलने वाले नईम खान पर गिलानी गैंग की बोलती बंद है। एनआईए ने नईम खान, बिट्टा कराटे और जावेद बाबा के अलावा सैयद अली शाह गिलानी के खिलाफ भी प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। आज फारूक अहमद डार और बिट्टा कराटे और गाजी जावेद बाबा को भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने श्रीनगर में पूछताछ के लिए बुलाया। You have accepted on India Today camera that you take fund from Pakistan. Do you think I did not take single penny? If anyone, You are here to burn school. You destroy the kids. You destroy the valley. I am against burning schools. आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के बाद गिलानी गैंग का असली चेहरा सामने आ गया तो चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं। अब ऐसे अलगाववादियों के लिए वही लोग सहारा हैं जो अलगाववादियों को कश्मीर में बात करने के लायक भी नहीं समझते। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन से पूरी दुनिया ने देखा कि गिलानी गैंग का असली सच क्या है, लेकिन मणिशंकर अय्यर और उनकी टीम को यह दिखाई नहीं दिया। मणिशंकर अय्यर अलगाववादियों के मन की बात जानने के लिए श्रीनगर क्यों गए, ये सवाल समझना मुश्किल है, क्योंकि अलगाववादियों के मन की बात कौन नहीं जानता। कश्मीर में हिंसा से हुर्रियत गैंग के नेताओं की पाकिस्तान और हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों के पैसे से जेब भर रही है, कोई अपना बिजनेस क्यों छोड़ देगा। मणिशंकर अय्यर भले ही कश्मीर के सवालों को लेकर श्रीनगर में अलगाववादियों से मिलने के लिए पहुंच गए, लेकिन इधर दिल्ली में कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल। जब अलगाववादियों से किसी तरह की बातचीत से सरकार इनकार कर चुकी है, इन अलगाववादियों का सच आज तक के स्टिंग ऑपरेशन से देश और कश्मीर की जनता ने देख लिया है, तो फिर इनकी तरफ देखना ही क्यों। ऐसे लोग तो हमेशा ये चाहते हैं कि उनसे बातचीत का दबाव बनाकर उन्हें अहमियत मिलती रहे। जब इन्हीं की तरफ देखना है तो चुनी हुई सरकार का क्या काम है। आज तक ब्यूरो। खबरदार में अब हम ब्रह्मपुत्र पर बनकर तैयार हो चुके देश के उस सबसे लंबे रिवर ब्रिज ढोला सदिया सेतु का लंबा चौड़ा विश्लेषण करेंगे, जिसका शुभारंभ कल यानी 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होगा। आज तक की टीम पीएम मोदी से पहले देश के इस महासेतु का रियलिटी चेक करने के लिए असम के तिनसुकिया पहुंची और वहां ड्रोन कैमरे की नजर से देश की सबसे लंबे पुल की, जो कि एक नदी पर बना हो, उसकी खूबियों और खासियतों का जायजा लिया। हम आपको देश के सबसे लंबे पुल के मनमोहक नजारों से भरपूर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं, उससे पहले देश के महासेतु के बारे में कुछ जरूरी जानकारी आपको देते हैं। ब्रह्मपुत्र पर बनकर तैयार हो चुके भारत के सबसे लंबे रिवर ब्रिज की कुल लंबाई करीब 9.25 किलोमीटर है। यह पुल मुंबई में 5.6 किलोमीटर लंबे बांद्रा वर्ली सी लिंक से करीब 3.5 किलोमीटर अधिक लंबा है। यह पुल असम के तिनसुकिया में सदिया को अरुणाचल प्रदेश के तेजू शहर में ढोला को जोड़ता है। ढोला सदिया महासेतु करीब 6 साल में 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। 2 लेन के इस पुल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस पर रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता के भूकंप का कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा इस पुल को इतना मजबूत बनाया गया है कि 60 टन के लड़ाकू टैंक आसानी से गुजर सकें। ब्रह्मपुत्र पर बनकर तैयार इस पुल का शुभारंभ 26 मई को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, लेकिन आज तक की टीम जब देश के सबसे लंबे पुल का रियलिटी चेक करने के लिए असम के तिनसुकिया पहुंची तो अंदाजा हुआ कि असम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए यह रिवर ब्रिज किसी वरदान से कम नहीं है। नदी पर बना देश का सबसे लंबा पुल। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनकर तैयार 9 किलोमीटर लंबा पुल।
असम को अरुणाचल से जोड़ने वाली लाइफलाइन। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चीन को जवाब। ये है ढोला सादिया सेतु, भारत का महासेतु। ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबा पुल बनकर तैयार है, जिस पर खड़े होकर आज तक की टीम इस ऐतिहासिक पुल का रियलिटी चेक कर रही है। पूर्वोत्तर में सफर करने के लिए ढोला सादिया ब्रिज एक नया आयाम तय करेगा। सिर्फ 9.15 किलोमीटर की लंबाई वाले इस ब्रिज ने 4 घंटे से 6 घंटे की समय सीमा को कम कर दिया है। ढोला से सादिया जो तिनसुकिया में है, अब इस बीच में सफर करने के लिए पहले ब्रह्मपुत्र नदी को पार करना पड़ता था, जिसमें 4 घंटे 6 घंटे और कभी-कभी तो नदी में बहाव के अनुसार समय का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब ये समय भी कम लगेगा और रास्ते में सफर भी सुहाना होगा। अब इंतजार 26 मई का है, जब मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर खुद प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे बड़े रिवर ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। आज तक की टीम देश के इस सबसे लंबे रिवर ब्रिज के उद्घाटन से पहले वहां पहुंची है और देश को इस पुल की खूबियां और खासियतों से रूबरू करवा रही है। इस ब्रिज की खासियत इसकी चौड़ाई या इसकी लंबाई नहीं है, बल्कि इसकी मजबूती है जो इसे इतना खास बनाता है। फिलहाल अगर इस ब्रिज पर कोई टैंक भी जाए तो उसे दिक्कत नहीं होगी और ब्रिज जरा सा भी कांपेगा नहीं। पुल को इस अनुसार बनाया गया है कि 60,000 टन के टैंक भी आसानी से गुजर जाएं। यहाँ तक कि जो मिलिट्री मूवमेंट होता है या पूरी जो सेना को एक छोर से दूसरे छोर ले जाना होता है, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। समय भी कम लगेगा और रफ्तार भी तेज रहेगी। असम के तिनसुकिया से अरुणाचल प्रदेश के तेजू को जोड़ने वाला ये ब्रिज दोनों राज्यों के लोगों की जिंदगी बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनकर तैयार ये पुल असम की राजधानी दिसपुर से 540 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन दोनों ही राज्यों के लोगों के लिए ये महासेतु किसी उपहार से कम नहीं है। देखिए, ये ब्रिज जब नहीं था, सदिया का अरुणाचल का लोगों की बहुत ही ये मुश्किल से गुजारना पड़ा था, क्योंकि ये ऐसा था, बारिश के टाइम में ये रोड और ये जो घाट है, जो फेरी है, बहुत मुश्किल होता था आने के लिए। पानी ज़्यादा हो जाता था तो कभी कभी 4-5 दिन में ये घाट बंद भी हो जाता था। ऐसा एक सिचुएशन था। बहुत लोग इसमें उन्नत चिकित्सा का अभाव से अपना मैंने जान खोए हैं। ये बहुत ही दुखदायक घटना है और अभी ये ब्रिज होने से लोगों का मन में बहुत फुर्ती है, बहुत आनंद है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनकर तैयार हो चुका भारत का महासेतु असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच घंटों की दूरियों को मिनटों में समेट देगा। अभी असम की तिनसुकिया से अरुणाचल प्रदेश के तेजू के बीच की दूरी तय करने में 8 घंटे का वक्त लग जाता है, जबकि फेरी यानी नाव के जरिए भी 4 से 5 घंटे लग जाते थे। लेकिन इस पुल के बनने के बाद ये सफर सिर्फ आधे घंटे का रह जाएगा। नदी के उस पार सिर्फ 10 किलोमीटर है, लेकिन ये सफर तय करने के लिए कई घंटे लग जाते हैं, कभी कभी 4 से 6 घंटे भी। गाड़ी और बाकी सारा सामान जाने के लिए भी सिर्फ नाव का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन अब तस्वीर बदल जाएगी। जो है ब्रिज बन जाएंगे तो हमारे लिए वो बहुत सारी सुविधा हो जाएंगे, जैसे कि मौसम का देखकर हमें बोट में चढ़ना पड़ता है तो बोट को वेट करते नहीं करते, ब्रिज बन जाने से हमें डायरेक्ट जाने का मौका मिल जाएंगे। और जो जर्नी लॉन्ग 2 दिन का जर्नी है वो 1 दिन में हो जाएंगे। वही जिस जगह भारत का महासेतु बनकर तैयार है, वहाँ के लोग आने जाने के लिए सदियों से ब्रह्मपुत्र नदी के रहमो करम पर रहते आए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों किनारों पर करीब 250 फेरी यानी नावें लोगों को नदी पार करवाती है। इन नावों के जरिए रोजाना 1000 से ज्यादा लोग नदी पार करते हैं, जिसमें कम से कम 4 से 5 घंटे तो लगते ही हैं। अगर मौसम खराब हो तो वक्त और किराया दोनों ही बढ़ जाते हैं। हम लोग कहीं भी जाना हो मतलब है ना, तो जाने के पहले हमें 10 बार सोचना पड़ता था पहले। वो इसलिए क्योंकि
दूरी है 120 किलोमीटर की, लेकिन हम लोग 120 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए कम से कम 7 या 8 घंटे खर्च करते थे। तो 7-8 घंटे हमारे लिए बहुत मायने रखता था। और जैसे मैं तो सर्विस करता हूँ, तो अब सुबह को जाकर शाम को आना ये संभव नहीं होता था। यहाँ तो पहले ये था कि कम्युनिकेशन का तो डायरेक्ट सुविधा नहीं था, जिसके कारण लोग समय से कहीं पहुँच नहीं पाते थे। अब जैसे चापाखुआ बस छूट गई तो फिर घाट नहीं आ सकते, और घाट आए तो बोट नहीं मिलती थी, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था मेडिकल केस में। इस बात में कोई दो राय नहीं कि जब ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का सबसे लंबा पुल आम लोगों के लिए खुलेगा तो यहाँ के लोगों की किस्मत भी खुलेगी। लेकिन यहाँ फेरी वालों की चिंता भी जायज है, जो पुल के खुलने पर अपनी रोजी रोटी का रास्ता बंद होने की आशंका से परेशान हैं। इस घाट में जो आदमी लोग अभी श्रम कर रहा था, वो कोई मतिया कर रहा था, कोई बोट में काम कर रहा था, कोई होटल चला रहा था, कोई पान कंपनी चला रहा है, इन लोग का बेरोजगार हो जाएगा। तो इन लोग के लिए हम लोग सरकार को भी हम लोग आवेदन करना है, इन लोग का कहीं में रोजगार के लिए कुछ व्यवस्था कर देनी है। 6 साल 1000 लोगों की कड़ी मेहनत और इंजीनियरों के कारनामे ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का महासेतु बनकर तैयार है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को और नजदीक ले आएगा। वर्षों से जो घंटों का सफर था, वो चंद महीनों की मेहनत से मिनटों का सफर हो चला है। भले ही लोगों के लिए ये सिर्फ एक पुल हो, लेकिन कई जिंदगियां जोड़ने वाला एक ऐसा ब्रिज भी है जो आने वाली कई सदियों तक याद रखा जाएगा। कैमरा पर्सन चित्रभानु पाठक और मनोज दत्ता के साथ मनोज्ञा लोईवाल, तिनसुकिया, आज तक। देश का सबसे लंबा ढोला सरिया पुल कैसे असम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों की जिंदगी आसान बना देगा, ये आपने देखा। माना जा रहा है कि इस पुल के शुरू हो जाने से अरुणाचल प्रदेश के 1 लाख और असम के 2 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा। लेकिन यहां बात सिर्फ नागरिकों के फायदे की ही नहीं है। ब्रह्मपुत्र पर बना ये पुल अरुणाचल प्रदेश में चीन बॉर्डर की सुरक्षा को बढ़ाने में भी मील का पत्थर साबित होगा। ऐसा कैसे होगा, हम आपको समझाते हैं। जाहिर है, धोला सादिया ब्रिज असम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों की जिंदगी बदलने में मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन यह पुल सामरिक तौर पर भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस ब्रिज के ऊपर से 60 टन का लड़ाकू टैंक आसानी से गुजर सकता है। यानी इस पुल के जरिए सैन्य साजो सामान को अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा पर अनिनी में बने सैन्य ठिकानों तक ले जाना बेहद आसान हो जाएगा। जब सेना का मूवमेंट होता है इस इलाके में, तो टैंक्स को ले जाना सबसे बड़ा काम होता है। नदी के ऊपर से टैंक्स ले जाना अब तक बहुत मुश्किल होता था, और कभी कभी इसमें कई दिन लग जाते थे, क्योंकि पहाड़ों के रास्ते अगर आप लेकर जाएंगे टैंक को तो उसे करीब 4 दिन लगते थे। लेकिन अब सिर्फ 4 घंटे लगेंगे। अभी तक असम के तिनसुकिया के आसपास ब्रह्मपुत्र नदी पर ऐसा कोई भी मजबूत पुल नहीं है जिसके जरिए सेना के टैंकों और सेना के जवान अरुणाचल प्रदेश पहुंच सके। अभी होता यह है कि असम से सैन्य साजो सामान जैसे कि टैंक, गोला बारूद अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा तक ले जाने के लिए नावों का इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर 250 किलोमीटर सड़क मार्ग के जरिए तिनसुकिया में आर्मी हेडक्वार्टर से अरुणाचल प्रदेश के तेजू तक पहुंचने में 10 घंटे लग जाते हैं। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी पर बनकर तैयार ये 9 किलोमीटर से ज्यादा लंबा ब्रिज सेना की इस मुश्किल को आसान कर देगा। ये देखिए, चाइना और इंडिया का ये एक बॉर्डर है अनिनी साइड में। ये एक बहुत चाइना का एक बॉर्डर है, और उसमें काफ़ी फौजी का मतलब उसमें कैंप है, और फौजी भाई लोग भी इसमें घाट पार होके लोग का गाड़ी और लोग का सामान जो ले जाने के लिए ये घाट पार होकर जाता है, मतलब जाने के लिए बहुत ही तकलीफ उठाता था। और प्राय लोग का हेलीकॉप्टर सर्विस होता था, बहुत ही मुश्किल होता था। बारिश के टाइम में लोग का सामान समय से नहीं पा रहा था, बहुत ही तकलीफ से फौजी भाई लोग भी तकलीफ उठा रहा था। अभी ये ब्रिज बनने से और हम लोग का बॉर्डर में एक बॉर्डर एरिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग, हम लोग डिफेंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग ये मैंने चीज़ हो गया, और फौजी भाई को लेकर भी सुविधा हो गया, और लोग रात दिन यहाँ भी पार हो सकेगा। ये समझो कि बॉर्डर एरिया अभी हम लोग का बहुत सेफ हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना ये महासेतु चीन को करारा जवाब है, जो लगातार बॉर्डर एरिया में तेजी से सड़कों का निर्माण कर रहा है। इस पुल के जरिए अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा पर भारतीय सामरिक ठिकानों की ताकत और मजबूत हो जाएगी। तिनसुकिया से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।